जय हिंद दोस्तों। आज से इस वीडियो में आपके लिए जो गणित विषय है उसकी महामाराथन क्लास कराना स्टार्ट कर रहा हूं, तो ध्यान से वीडियो को देखना। हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक वीडियो में एक चैप्टर है उसके कंप्लीट जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प मिले। ठीक है, रिवीजन क्लास के तौर पर भी ले सकते हैं। बाकी डिटेल में मैंने गणित कंप्लीट पढ़ा दी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना। देखिए संख्या पद्धति में सबसे पहला हम जानते हैं संख्याएँ। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए जिसे हम गणना कर सकते हैं, जिससे हम कोई भी चीज़ को माप सकते हैं, यानी कैलकुलेशन के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ और मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, बस रिवीजन के तौर पर एक क्लास आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। अब देखिए संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है दार्शनिक प्रणाली। ठीक है, मैं नाम भी लिखते जाऊँगा, दार्शनिक प्रणाली। और दूसरी कौन सी होती है दोस्तों? दूसरी होती है हमारी संख्यांकन प्रणाली। ठीक है, संख्यांकन प्रणाली। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड में लिखने की कोशिश करूंगा, इसलिए राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। दार्शनिक प्रणाली को इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल सिस्टम और संख्यांकन प्रणाली को कहते हैं न्यूमेरेशन सिस्टम। ठीक है, अब इनको ध्यान से समझना है। ठीक है, बस रिवीजन के तौर पर लेना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ से मिलने वाला है। देखिए दशमलव प्रणाली की संख्या कौन सी होंगी? देखिए जैसे कि हमें पता है किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से अंकों की आवश्यकता होती है? जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, यही 10 अंक होते हैं। इन्हीं से जितनी भी संख्या है सारी संख्या इन्हीं से बन जाती हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? जो संकेत हैं इनको हम दार्शनिक प्रणाली कहते हैं, जो कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मान्य होते हैं। ठीक है, इन संख्याओं के उपयोग इंटरनेशनल लेवल पर भी उपयोग किया जाता है और भारत में भी इनका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? दूसरी बात करें संख्यांकन प्रणाली। देखिए इस प्रणाली के भी हमें दो प्रकार मिलते हैं। ठीक है, इसके दो प्रकार मिलते हैं। कौन कौन से? पहला देखें हम, पहला मिलता है भारतीय प्रणाली। ठीक है, भारतीय प्रणाली। और दूसरा मिलेगा इसका हमें, देखिए दूसरा क्या मिलेगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब ध्यान से समझना, संख्यांकन प्रणाली के दो प्रकार मिलते हैं, भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब परीक्षा में प्रश्न कहाँ से बनता है? देखिए इसको इंग्लिश में कहेंगे इंडियन सिस्टम और इसको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम। भारतीय प्रणाली में संख्याओं को किस तरीके से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संख्या है इनको किस तरीके से लिखा और पढ़ा जाता है, यहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले देखें भारतीय प्रणाली के बारे में पढ़ें। देखिए इसको एक नाम और कहा जाता है, इसको हिंदू अरेबिक प्रणाली भी आपके सामने आ जाए तो किसको कहा जाता है? भारतीय प्रणाली को ही कहा जाता है हिंदू अरेबिक प्रणाली। ठीक है, अरेबिक प्रणाली। ठीक है, इसी का नाम है। अब देखिए ध्यान से समझना, भारतीय प्रणाली की हम पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले कौन सा है? भारतीय प्रणाली को सीखते हैं। इसमें संख्याओं किस तरीके से पढ़ा और लिखा जाता है, भारतीय प्रणाली। अब देखना भारतीय प्रणाली में जैसे कि आप अभी तक जितने भी इसको कैलकुलेशन की होगी या फिर आपने पढ़ा होगा, जैसे कि इसमें देखिए शॉर्ट में समझ लीजिए 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, 10 करोड़, इस तरीके से आपने अभी संख्याओं को पढ़ा या सुना होगा। वो हमेशा भारतीय प्रणाली में इस तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे कि हम भारतीय लोग इन संख्याओं को पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए जैसे कि हम एक कोई संख्या लिख लें, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊँगा बहुत अच्छे से क्लियर। जैसे कि यहाँ पर देखिए संख्या लिखी 43, 25, 23 और 7, 1, 6। ठीक है, अब देखिए संख्या कितनी बड़ी हो, हम इसको भारतीय प्रणाली के अनुसार पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ेंगे? हम पीछे से पढ़ते हैं, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्लियर है? तो इसमें हम आपको अभी जो सिस्टम बताए इसमें हम जो पढ़ते हैं संख्याओं को भारतीय प्रणाली के अंदर कर इस तरीके से संख्याओं को पढ़ते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बता पाएंगे संख्या को पढ़कर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के बाद फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसको एक साथ पढ़ेंगे। देखिए है ना, फिर 2 को एक साथ, फिर 2 को एक साथ और लास्ट में 3 को एक साथ। मैं और भी सिंपल तरीका इसको आपको अभी बताने वाला हूँ, तो देखना इसको हम अभी पढ़ते नहीं हैं, बाकी इसको समझिएगा, फिर इसके बाद आप इसको पढ़ना भी सीख जाएंगे। और चूँकि हिंदी में लिखा आएगा तो उसको आप अंकों में भी लिखना सीख जाएंगे। तो देखिए हम इसको ऐसा याद रखिएगा, भारतीय प्रणाली जब भी संख्याओं को पढ़ेंगे तो पीछे एक जो बॉक्स होगा इसमें हमेशा कितनी संख्याएं आएंगी? 3 संख्या। इसके बाद कॉमा आएगा, 2 संख्याएं होंगी, फिर कॉमा, 2 संख्याएं, फिर कॉमा, 2 संख्याएं, कॉमा,
दो संख्या, यानी कि हमेशा इसमें पीछे से केवल 3 संख्या होंगी, फिर कॉमा, फिर 2 2 2 2 इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से पढ़ते हैं देखना ध्यान से। देखिए पहला जो अंक होता है इसको पढ़ते हैं इकाई पीछे से, फिर दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा के बाद क्या आता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और फिर आ जाता है करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़, फिर अरब आ जाता है ना। अरब तक आपको पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। संख्याओं को पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एक साथ पढ़ेंगे, और करोड़, फिर 10 करोड़ को एक साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब देखना, ध्यान से समझना कि इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए और इजी हो जाएगा। पीछे से 3 संख्याओं को एक बॉक्स में बंद कर लिया, फिर 2 को एक बॉक्स में, फिर 2 को बॉक्स में, फिर 2 को बॉक्स में। कब? जब भारतीय प्रणाली में संख्याओं को पढ़ने के बारे में पूछा जा सब तभी इसको फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ से पढ़िएगा पीछे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्लियर, सैकड़ा हो गया। इसके बाद 1000, 10,000 एक बॉक्स में आएंगे ना, 2, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, फिर 10 लाख के बाद क्या आएगा करोड़, करोड़ और 10 करोड़। तो 10 करोड़ जब भी आए तो 2 संख्या देखिए बॉक्स में एक साथ है तो एक साथ पढ़ना पड़ेगा, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे 43 करोड़। या फिर इसको ऐसे और इजी वे में बनाए, 3 अंक सैकड़े के होंगे, फिर 2 हज़ार के, फिर 2 एक किसके होंगे लाख के, और फिर ये करोड़ के। क्लियर है, फिर से रिपीट करता हूँ समझिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो करोड़ है तो एक साथ पढ़ेंगे 43 करोड़, फिर लाख, 25 लाख, 23,716। तो इस प्रकार से आपको जो अंकों में संख्या लिखी इसको हिंदी में लिख के बता देना है, यानी कि ऑप्शन आपके सामने होंगे, इस प्रकार से आप इसको इजीली पढ़ पाएंगे। क्लियर है, बस एक क्लास रिवीजन के तौर पर है, बाकी डिटेल में मैं आपके लिए ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। अब दूसरी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अभी हमने भारतीय प्रणाली के अनुसार देखा, अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसको इंटरनेशनल सिस्टम भी कहा जाता है, इसमें संख्याओं किस तरीके से पढ़ते हैं इसको सीखना। इसमें देखिए, इसमें हमेशा क्या होगा, पीछे से 3 का ही बॉक्स बनेगा, फिर 3 का बॉक्स बनेगा, फिर 3 का बॉक्स, यानी कि इसमें पीछे से 3 3 के बाद कॉमा आएगा, और 3 3 डिजिटों को एक साथ पढ़ा जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। ठीक है, भारतीय प्रणाली में केवल एक बार पीछे से 3 अंक के बाद बॉक्स लगाएं, फिर 2 2 के बाद जोड़े बनते हैं, उस तरीके से उनको पढ़ा जाता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आपने देखा होगा, जैसे यूट्यूब पर भी आप जो व्यूज़ देखते हैं वो कैसा आता है, मिलियन में आता है, 10 मिलियन, 5 मिलियन, 3 मिलियन, कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम है जो मिलियन वाला। ठीक है, जब भी मिलियन वाला आपको दिखाई दे तो वो इंटरनेशनल आप सिस्टम में संख्याओं को पढ़ा जाता है। अब देखिए इसको ध्यान से देखना, इनकी संख्याओं किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए 3 अंक है, जैसे इसमें 3 है तो इसमें पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े का बॉक्स होगा। सैकड़े के बाद क्या आ जाता है 1000, 10,000 और लाख कहते हैं ना। देखिए 1000, 10,000 फिर लाख आता है, लेकिन यहाँ पे जब लाख आएगा यानी 100,000 का 1 लाख होता है, तो उसको 100,000 करके ही पढ़ेंगे। ठीक है, 1000 का आएगा, फिर इसके बाद किसका आएगा, मिलियन का आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ता हूँ, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, लाख यानी कि मिलियन, 100,000 को 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कितना आएगा, देखिए मिलियन, 10 मिलियन, देखिए मिलियन आ जाएगा, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलेगा। क्लियर है, 1000 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, सीधा मिलियन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सैकड़ा, 1000, मिलियन। अब इसको देखिए संख्या के थ्रू समझते हो, आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, अभी हमने जो संख्या लिखी इसी को हम फिर से लिख लेते हैं। जैसे कि आपको इसको एग्जाम्पल बताया था 43, 25, 23, 716। अब इसको भारतीय प्रणाली के अनुसार हमने कुछ और पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसको पढ़ने जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर, तो इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, पीछे से 3 के जोड़ा बनाते हैं, 3, फिर 3 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा, इस प्रकार से। ठीक है, अब पढ़िए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, 1000, 10,000 और 100,000 पढ़ेंगे। ठीक है, 1000, 10,000, 100,000 हो गए, फिर यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो ये 3 का देखिए जोड़ा बना, इसको एक साथ पढ़ेंगे, मिलियन आ रहा है तो 432 मिलियन, ये 1000 का बॉक्स है, 523,000 और ये किसका है 716, 716 ही पढ़ेंगे सैकड़े में। क्लियर है, यानी कि देखिए जो बॉक्स बनाएंगे इसमें हमेशा 3 3 के बॉक्स बनाएंगे,
यहाँ पे सैकड़ा रहेगा, और अगले जो 3 डिजिट होंगी वो हज़ार की पड़ेंगे, और अगली जो 3 डिजिट होंगी वो मिलियन में पड़ेंगे। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पढ़ते हैं। बहुत ही सरल है, और डिटेल में आपको पढ़ना है तो वीडियोस के माध्यम से पढ़ लेना, आपको अभी समय है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आता है, देखिए ध्यान से एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना है ना। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि शब्द जो देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, निम्न शब्दों को अंकों में लिखना है। निम्न शब्दों को किसमें, अंकों में लिखिए। ऐसा प्रश्न आ सकता है, अंकों में लिखिए। राइटिंग पर मत जाइएगा दोस्तों, जल्दबाजी में राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं लिख पाएंगे। निम्न शब्दों को अंकों में लिखना है। जैसे कि एक प्रश्न आ गया आपके सामने, लिखा है 5 करोड़ 9 लाख 60 हज़ार और 9। इस प्रकार से आपके सामने हिंदी में लिखा है, और आपसे पूछे कि इसको किसमें बताना है, आपके लिए संख्या में लिखना है, ठीक है। देखिए करोड़ है तो सीधा सी बात है, करोड़ हम किसमें पढ़ते हैं, भारतीय प्रणाली में। जब मिलियन की बात आए, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। अब दूसरा भी यहीं पे लिख देता हूँ, फिर इसको अंकों में लिख कर देखते हैं। दूसरा है 7 मिलियन 8 हज़ार और 48, ठीक है। अब हिंदी में इस प्रकार से लिखा होगा, आपको अंकों में लिखना है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे मिलियन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लिखना होगी, यहाँ पे करोड़ है यानी कि भारतीय प्रणाली के अनुसार लिखना होगी। अब देखना ध्यान से, 5 करोड़, तो यहाँ पे हम बॉक्स देखें, बॉक्स में लिख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं बॉक्स के थ्रू। तो देखिए पीछे से 3 का बॉक्स बनेगा, एक कॉमा, फिर किसका, 2 का, ठीक है, फिर 2 का, इस प्रकार से 2 के इसमें जोड़े बनते हैं, किसमें, भारतीय प्रणाली में। तो यहाँ पे सैकड़े तक की संख्या आ जाएंगी, हज़ार 10,000 एक साथ आ जाएंगे, लाख 10 लाख एक साथ, फिर करोड़ और 10 करोड़ एक साथ। चूँकि 5 करोड़ लिखा है तो यहाँ पे देखिए सैकड़े का आ गया, फिर किसका आएगा, हज़ार 10,000, ठीक है, हज़ार 10,000 इसमें जाएगा, और लाख 10 लाख इसमें जाएगा, करोड़ इसमें आ जाएगा। तो 5 करोड़ यहाँ लिखें, है ना, 9 लाख, तो 9 लाख यानी 2 डिजिट आएंगे हमेशा। देखिए सब में 2 आखिरी में जो सबसे पहली वाली, इसमें 2 क्यों नहीं आएंगी, आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं ना। 5 का कहा है ना, 0 5 लिख लीजिए, 0 आगे लगाने से कोई मतलब नहीं रहता, तो इसमें सिंपल 5 लिखेंगे। लाख कितना, 9 लाख, तो एक 0 आपको आगे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 कम है तो बढ़ जाएगा। 9 लाख कितना, 60,009, तो 60,000 की बात कर रहा है। 60,000 कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और 9 की बात कर रहा है, 9 यहाँ आएगा, लेकिन इसमें 3 डिजिट लिखाते हैं तो 2 0 यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगी। तो यहाँ पे कितनी संख्या बनी, ऐसे करके 5 0 9 6 0 0 0 9, इस प्रकार से आपकी संख्या लिखा गई, 5 करोड़ 9 लाख 60,000 9। इसको पढ़ के देख लें, 3 अंक बाद कॉमा, फिर 2 अंक बाद 2 अंक बाद, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ 9 लाख 60,000 9, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब दूसरा देखिए मिलियन में है, दूसरा मिलियन में हम कैसे संख्याओं को लिखेंगे, तो इसको समझना ध्यान से। मिलियन में क्या करते हैं, पीछे से 3 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है, यानी कि डिजिट, इसमें 3 डिजिट लिखेंगे, इसमें भी 3 डिजिट, इसमें भी 3 डिजिट, और जो भी बॉक्स रहेंगे 3 डिजिट। पहला रहता है इसमें सैकड़े का, 3 डिजिट आएंगी, हज़ार का, इसमें भी 3 डिजिट, फिर इसके बाद क्या आता है, मिलियन, इसमें भी 3 डिजिट आती हैं, और मिलियन के आगे आपको लिखने की आवश्यकता है ही नहीं है। 7 मिलियन, देखिए यहाँ पे पहले वाले में 7 मिलियन कहा है, तो 7 चूँकि 3 डिजिट आती हैं, इससे पहले आप 2 0 लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मत लगाइए, है ना। 7 मिलियन। अब देखिए 8,000, हज़ार कहाँ है, यहाँ आएगा, 8,000 कह रहा है, ठीक है। हज़ार कितने, 8, 1008, देखिए पीछे 0 लगाएंगे तो 80,000 हो जाएंगे, इसलिए आगे इसके 0 लगा दी, 8,000, चूँकि 3 डिजिट प्रत्येक बॉक्स में लिखना है। और कितना, 48, ठीक है, 48 लिखें तो आगे 0 लगाना पड़ेगा, पीछे लगाएंगे 480 हो जाएंगे। तो यहाँ पे संख्या कितनी आई हमारे पास, 7 0 0 8 0 48, पीछे से 3 अंक बाद कॉमा पढ़ते हैं मिलियन में, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000 100,000 और मिलियन, 7 मिलियन 8,048, ठीक है। इस तरीके से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया, हम इसको डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। चूँकि महामैराथन क्लास है गणित की, तो इसमें रिवीजन के पर्पज़ से मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, चूँकि गणित में आपको रिवीजन हो जाए और परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम एक सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा, सेकंड, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे संख्या लिख देता हूँ मैं सीधा पहले। देखिए 3 0 और कितना 5 6 7, एक संख्या। दूसरी संख्या भी हम लिख लें एग्जाम्पल में, 9 7 3 2 7 6। जो संख्या लिखी परीक्षा में आ सकता है कि निम्न संख्याओं को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संख्या प्रणाली अभी हमने पढ़ा, इनके अनुसार किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। क्योंकि अंकों में लिखा है तो किस में लिखना है, शब्दों में लिखिए, ठीक है। जैसे कि आपके सामने संख्या लिखी है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रणाली के अनुसार इनको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। ऐसा परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देखिए भारतीय प्रणाली में चूंकि आप पढ़ते आए इसको तो आप इजीली लिख लेंगे। इसके पीछे इसको हिंदी में लिखने का पहले नियम क्या है, भारतीय प्रणाली में पीछे से 3 अंक बाद कॉमा आता है, फिर 2 अंक बाद इस प्रकार से, ठीक है। तो पढ़ना इजी हो जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं कितना, 10 लाख हिंदी में लिख के बताना है। 10 लाख, हजार पे कुछ नहीं है, 10 लाख कितना आएगा, 567। क्लियर है। इसको हिंदी में इस प्रकार से लिख देंगे या जो ऑप्शन आपके सामने होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसी को ये किस में आ गया, भारतीय प्रणाली में लिखा गया। अब इसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली हमने सीखा, पीछे से 3 अंक बाद कॉमा आता है, ठीक है। और यहाँ से कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000, मिलियन। तो यहाँ पे कितना है, 1 मिलियन, और हजार में कुछ नहीं है, 1,567,000 सीधा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 मिलियन, ऐसा हिंदी में बताना है, 1,567,000, चूँकि हजार पे कुछ है ही नहीं है, 67। क्लियर है। जिन्होंने भी डिटेल में वीडियोस देखे होंगे गणित को, उनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बाकी आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लेना, ठीक है। एक संख्या को तो हमने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हिसाब से देख लिया। अब इसको देखें, पहले इसको भारतीय हिसाब से देखें, भारतीय प्रणाली के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे, 3 अंक बाद कॉमा 2 अंक बाद, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और क्या आएगा फिर लाख। तो इसको क्या लिखेंगे, 9 लाख कितना आएगा फिर 73,000, ठीक है। 73,200 कितना आएगा, 76। क्लियर है। हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे। आपको राइटिंग बहुत बेकार लग रही होगी लेकिन समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। भारतीय प्रणाली में हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखेंगे, इसको संख्या को फिर से मैं लिखता हूँ, 9 7 3 2 7 6। हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में पीछे से 3 का जोड़ा बनता है, यानी पीछे से 3 के अंक बाद कॉमा लगा दें, फिर 3 का जोड़ा। पढ़ते हैं इसको कैसा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पे ऐसे ही पढ़ते हैं। तो 100,000 है, इन तीनों डिजिट के एक साथ लिखना है, तो 973,000 आएगा, 973,200 क्या आएगा, 76, ठीक है। इस प्रकार से हम भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रणाली में अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में संख्याओं को लिख सकते हैं, ठीक है। हम देखिए दोनों को सिखा दिया मैंने आपको, और चूंकि हमारी रिवीजन क्लास है इस तरीके से हमको ज़्यादा डिटेल में अभी समय नहीं बचा, डिटेल में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आपके पास काफ़ी समय दिन में निकालिएगा और वीडियोस के माध्यम से तैयारी कर लेना, तो आपका गणित अभी भी कंप्लीट हो सकता है। चूँकि एक दिन में 3-4 वीडियोस देखेंगे तब भी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी आपका समय ख़राब नहीं करेंगे। देखिए मैं हेडिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है, रोमन संख्या अंकन प्रणाली और हिंदू जो अरेबिक प्रणाली है उसमें संबंध देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रोमन संख्यांकन एवं हिंदू अरेबिक यानी जिसको हम भारतीय प्रणाली भी कहते हैं, हिंदू अरेबिक या फिर इसको भारतीय प्रणाली भी कहते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, संबंध देखना है, ठीक है। संबंध देखें, रोमन संख्या और हिंदू अरेबिक संख्या में किस प्रकार का संबंध होता है। सबसे पहले तो पहले आपको कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगी, जैसे कुछ रोमन संख्या और कुछ
जो हिंदू अरेबिक संख्या जिसको कह रहे हैं आप, या फिर जिसको आप और क्या भारतीय प्रणाली भी कह सकते हैं, अरेबिक प्रणाली, इनकी संख्याओं में जो कॉमन है उसको समझना होगी। देखिए ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बॉक्स बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, रोमन संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि इसको आपने देखा होगा इस प्रकार से है ना, लिखा होता है। इसको क्या पढ़ते हैं 1, भी को कितना पढ़ते हैं 5, फिर x देखा होगा इसको 10, फिर LCDM, बस इतना याद रखिए, अभी बाकी संख्याओं को मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए IVXLCDM इसको याद रखिए। इसको पढ़ते हैं हिंदू अरबिक संख्या में 1, इसको पढ़ते हैं 5, x को पढ़ते हैं 10, L को पढ़ते हैं 50, और C को पढ़ते हैं दोस्तों 100, और D को पढ़ते हैं कितना 500, और M को पढ़ते हैं 1000। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, IVXLCDM ऐसा ऊपर याद रखना, नीचे याद रखना 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा टेबल। ठीक है, अब इसमें देखना आपको प्रश्न कैसे आएंगे परीक्षा में, टेबल जरूर याद रखना, बिना टेबल याद रखे आपको नहीं बन सकते। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो आपसे जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाएगा कि हिंदू अरेबिक संख्या में इसको लिखना है, रोमन संख्या जैसे LXX और यहाँ पे VI, ये किस में है, रोमन संख्या में लिखी। मैं पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। रोमन संख्या में यहाँ पे लिखी है, इसको पूछा जाए कि हिंदू अरेबिक पद्धति में किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, यानी कि भारतीय प्रणाली में। तो आपको देखना L यानी कितना है 50, तो L 50 हो गया, x कितना 10, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर x 10, भी कितना है 5, और I कितना 1, तो 50, 60, 70, 75 और 1 76। तो इस संख्या को देखिए, इतनी बड़ी संख्या को भारतीय प्रणाली में या फिर हिंदू अरेबिक प्रणाली में कितना लिखा जाएगा, 76 लिखा जाएगा। क्लियर है, अरेबिक प्रणाली, बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हो जाएगा यदि। ठीक है, तो इस प्रकार से रोमन संख्या से पूछा जाए, बस L देखें 50 है, फिर प्लस लगाएं, x 10 है, 5 है और 1 है, तो जो भी संख्या आपके सामने आए उसको इस प्रकार से बीच में प्लस करके जोड़ देना है, और हिंदू अरेबिक संख्या में आपका आ जाएगा, जिसको भारतीय प्रणाली भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हम इसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और हेडिंग, जैसे कि अंकों के मान देख लीजिए। ठीक है, अंकों के मान। अब अंकों के मान में क्या होता है दोस्तों, देखिएगा अंकों के मान में देखिए 2 मान ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक वास्तविक मान और दूसरा स्थानीय मान। तो दोनों को समझना, पहला वास्तविक मान, वास्तविक मान बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार देख रहे हैं। देखिए वास्तविक मान को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, इसको वास्तविक मान को और किस नाम से जाना जाता है आप जान लीजिए, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। जाति मान भी एक ही होता है, वास्तविक मान भी, और इसको अंकित मान भी कहा जाता है। ठीक है, एक ही नाम होते हैं, और इंग्लिश में इसको फेस वैल्यू कहा जाता है। अब आपसे संख्या कोई लिख के दे दी जाए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे कोई संख्या लिख दें और इसमें पूछ ले कि 5 का वास्तविक मान या जाति है अंकित मान, ठीक है, एक ही बात होती है। तो 5 का वास्तविक मान कितना होगा, तो जो संख्या पूछे वही उत्तर होगी। 9 का वास्तविक मान 9 होगी, 2 का वास्तविक मान 2 होगी। तो जिस संख्या का वास्तविक मान पूछे वो संख्या ही उत्तर होगी। क्लियर है, वास्तविक मान सीख गए। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या है इसी में, दूसरा आता है एक स्थानीय मान। दूसरा क्या आता है दोस्तों, स्थानीय मान, जिसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश में। तो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कि आपके सामने एक संख्या लिख के दे दी जाए, इसी संख्या को फिर से रिपीट करते हैं। अब इसमें 5 का स्थानीय मान पूछे, ठीक है, 5 लिखिएगा, पीछे कितने अंक हैं इसके बाद 2 अंक, तो उतनी 0 बढ़ा दें, तो 5 का स्थानीय मान 500 होगा। 2 का स्थानीय मान पूछे 2, इसके बाद कितनी 3 डिजिट, तो 3 0 लगा दें। यानी कुल मिलाकर जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछे उसके पीछे जितने अंक हो उतनी 0 लगा दें, आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आप सीख गए वास्तविक मान और स्थानीय मान को। देखिए जैसे कि मैंने बताया महामैराथन है, तो हम बस इसका जो बेसिक है वो ही पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल और आप देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलिए मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पे दे देता हूँ, अब इसका उत्तर मुझे नीचे बताइएगा। ठीक है, अब इसमें मुझे आप बताएंगे नीचे कमेंट्स में, संख्या आपके सामने, इसमें आप मुझे बताएंगे कि 8 का या फिर 3 का ले लें। ठीक है, जो 3 संख्या है 3,
इसका आप बताएंगे वास्तविक और जो स्थानीय मान है, ठीक है, स्थानीय मान दोनों बताएंगे, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं बोल इसीलिए रहा हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास और जल्दी भी करना है, समय हमें कम लगाना है वीडियो में भी, ठीक है। इसमें 3 का जातीय और स्थानीय मान नीचे आप कमेंट्स में बताइएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए हम संख्याओं के प्रकार को आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार, ठीक है। संख्या हैं, इनके प्रकार जानते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। संख्याओं के प्रकार, अब यहाँ पे देखना और समझना दोस्तों। देखिए गणित में बहुत सारी संख्या होती हैं, इनको हम समझते हैं। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल पूछा सकता है और बहुत ही काम की जानकारी। प्राकृत संख्याएं, ठीक है, आपने नाम इनका बहुत सुना होगा, प्राकृत संख्याएं। तो देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ इंग्लिश में, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं दोस्तों, वे संख्या जिनसे हम किसी भी वस्तु की गणना कर सकते हैं या फिर जिनको गिनती की संख्याएं भी कहते हैं, इसमें को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें जीरो शामिल नहीं होती है ना, किसी भी चीज़ की आप गिनती करें, कहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डैश करके कहाँ तक इन्फिनिटी तक संख्या जाती है। तो ये संख्या कैसी होंगी, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इतना याद रख लें, ठीक है। दूसरी बात आती है पूर्ण संख्याओं की, आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा इससे। पूर्ण संख्या इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। इसमें देखिए प्राकृत संख्याओं में यदि 0 और शामिल कर लें तो हमारी क्या पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। परीक्षा में ऐसा ही पूछ सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी अनंत होती है, तो इसलिए आपको याद भी रखना पड़ेगा। आगे हम बढ़े तीसरी संख्या को, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। देखिए पूर्णांक संख्या में कहा जाती है आपकी जितनी भी नेगेटिव संख्या, जैसे कि 5 -4 -3 -2 उल्टी चलती है ना, यहाँ पे -1 0, फिर प्लस की आएगी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से कहाँ तक, डैश तक। और इस साइड भी देखें नेगेटिव में भी तो इन्फिनिटी तक। यानी कि पूर्ण संख्या क्या होंगी, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं, 0 भी इसमें शामिल हो और धनात्मक संख्या, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर है। हम आगे बढ़े, देखिए आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। चौथा क्या है, सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं। सम संख्या क्या होंगी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इवन नंबर्स, यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, ठीक है, यानी जिससे 2 से भाग लगाए जिस भी संख्या में उसमें पूरा भाग चला जाए वो हमारी सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल जैसे 2 है, 2 में 2 से भाग लगाएं पूरा चला जाएगा। 4 में भी 2 दूनी 4, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, किसी में भी आप 2 से भाग लगाएं पूरा भाग चला जाएगा, तो एक ऐसी संख्या कहलाएंगी सम संख्याएं। क्लियर है। अगला बढ़े हम विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होंगी, इसका अपोजिट कर दी, जिसमें 2 से भाग ना लगे, 2 से भाग ना लगे, जिसमें जिन भी संख्याओं में 2 से भाग ना लगे वो सारी क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लें विषम संख्याओं की, जैसे कि 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार से, है ना। देखिए इसमें 3 में भाग लगाएं 2 से तो नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जा रहा, 7 में, 9 में, 11 13, यानी जितनी भी संख्या होंगी जिनमें 2 में से भाग नहीं जाता वो सारी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहलाएंगी, ठीक है। याद रखना, परीक्षा बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा, ठीक है, या फिर इनकी हेल्प से ही आप परीक्षा में प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अगला देखें भाज्य संख्याएं। अब इसको समझना, भाज्य संख्याओं क्या कहते हैं, कंपोसाइट, ठीक है, कंपोसाइट संख्या नंबर कहते हैं भाज्य संख्याओं को। अब देखना भाज्य संख्या क्या होती हैं। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें कि स्वयं संख्या और एक, मैं लिख भी देता हूँ मैं, स्वयं संख्या और एक, है ना, स्वयं संख्या और एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाए वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। जैसे कि इसके एग्जांपल में देखें, जैसे 4 है, 4 में स्वयं संख्या 4 है और 1, 4 से तो भाग जाएगा, 1 से सभी में जाएगा, इसके अलावा 2 से इसमें भाग जा रहा है, चला जाएगा, 2 दूनी 4, तो कैसी हो गई, भाज्य संख्या। यानी स्वयं संख्या और 1 के अलावा किसी और से भी भाग जाए तो वो भाज्य संख्या। और हम बात करें इसमें 9 और 1 के अलावा इसमें 3 से भाग चला जाएगा तो भाज्य हो गई। और बात करें 15 और 1 के अलावा इसमें 3 से 5 से ही भाग जाएगा, तो ऐसी संख्या स्वयं और 1 के अलावा इसमें भाग जाए वो सारी क्या कहलाएंगी,
भाज्य संख्या है। क्लियर है। अब आगे हम बात करें अभाज्य संख्याएं। भाज्य देख ली, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इसका अपोजिट होंगी जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या होंगी दोस्तों जिसमें कि इसका जस्ट उल्टा है, स्वयं और एक। स्वयं संख्या और एक के अलावा अन्य से भाग ना जाए, अन्य से विभाजित ना हो या भाग ना जाए, अन्य से विभाजित ना हो, वो संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर हमारे कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें इसमें, जैसे 2 की बात करें, 2 को बहुत से बच्चे भाज्य संख्या में ले सकते हैं, लेकिन गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 के अलावा किसी और से भाग इसमें नहीं जा रहा, अभाज्य संख्या होगी। और हम इसी प्रकार जैसे 3 और 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगा तो अभाज्य संख्या। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 है ना, 13, इस प्रकार से और भी संख्या होंगी जिसमें कि स्वयं और 1 के अलावा भाग ना जाए किसी और से, वो सारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगली आती है हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या जिसको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? वे संख्या जिसको हम P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। बस इसमें देख हमेशा याद रखना Q ≠ 0, यानी नीचे की वैल्यू हमेशा 0 नहीं होगी बस। जैसे कि हम देखें 7/5 अंश बटे हर के रूप में लिख पा रहे हैं, क्या होगी? परिमेय संख्या। 1/3 या सिंगल संख्या भी बात करें, इसके नीचे 1 हमेशा होता है, तो अंश बटे हर के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जा सके वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, तो वीडियो को लाइक करना। आगे बात करें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी दोस्तों? देखना, अपरिमेय संख्या यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर, यानी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, इसके रूट की संख्या मान लो √2, √3, √5, रूट में जब भी संख्याएं दिखाई दे वो क्या होंगी? हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। तो चलिए और आगे हम बढ़ें। देखिए आगे हम बात करें उत्तरवर्ती संख्या की बात करें। उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या कैसे कहते हैं, या फिर इसको अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। ठीक है, सक्सेशन नंबर इंग्लिश में कहते हैं। उत्तरवर्ती संख्या यानी कि कोई संख्या है आपके सामने, मान के चलिए 11, इससे ठीक अगली यानी 1 प्लस कर देना, कितनी हो जाएगी? 12। तो 12 11 की क्या होगी? उत्तरवर्ती संख्या होगी। जैसे 12 की उत्तरवर्ती, 12 में 1 प्लस करते हैं 13, तो यानी एक आगे की संख्या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, उत्तरवर्ती देख लिए, तो यहीं पे आप पूर्ववर्ती भी देख लीजिए। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है दोस्तों? एक पीछे की संख्या, एक माइनस हमेशा करना है। जैसे कि 20 है, 20 से पूर्ववर्ती की संख्या माइनस कर बात करें, 1 माइनस करें कितना आएगा? 19। तो 20 की पूर्ववर्ती 19, 19 की पूर्ववर्ती 18, एक कम पूर्ववर्ती संख्या में हमेशा कर देना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद हम संख्याओं की जो विभाज्यता नियम है वो और इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो संख्या पद्धति है उस अध्याय के जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको परीक्षा में इनकी सीधी मदद मिलेगी। चलिए अब देखिए संख्याओं की जो विभाज्यता के नियम है वो हम जानते हैं। इसमें मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, संख्याओं के विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम। देखिए दोस्तों बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिसको कि हमें भाग लगाना होती है, या फिर जब भी कैलकुलेशन करते हैं गणित में तो इनकी आवश्यकता होती है कि किस संख्या में किससे भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा, इसलिए हम जो संख्या इनकी विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले बात करें हम पहले नंबर पे कौन? 2 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, एक लिख दे रहा हूँ, बाकी फिर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताऊँगा। 2 से जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है, यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 2 से किन संख्याओं में भाग जाएगा। तो सिंपल सा है कि आप देखें कि जिन संख्याओं का इकाई अंक यानी कि लास्ट में 0 हो या फिर क्या हो, कोई सम संख्या हो। सम संख्या अभी हमने देखा, सम संख्या क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, अभी हमने इनके बारे में पढ़ लिया। या तो इकाई स्थान पर 0 या कोई सम संख्या हो, वो हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है 12। तो 12 में हमने देखा इकाई के स्थान पर सम संख्या है 2, तो 12 में 2 से भाग चला जाएगा।
और कोई बड़ी संख्या आपके सामने आ गई, मान के चलिए इस प्रकार से, तो आपने देखा इस पूरे में भाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ इकाई स्थान पर देखना है 0 है या फिर कोई सम अंक होता तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से हम जांच करके उसमें भाग लगाते हैं। क्लियर है? अब हम दूसरा पढ़ते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम हो गया, 3 से जो विभाज्यता का नियम है उसको, ठीक है, मैं यहाँ पे इस प्रकार से कर देता हूँ। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या है आपके सामने उनके योगफल, यानी कि उनको योग करना है, उन योगफल में 3 से यदि भाग चला जाए, ठीक है, योगफल में 3 से भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कि समझना इसको एग्जाम्पल से, जैसे कि आपके सामने 465, तो आपको जिसमें भाग लगा के नहीं देखना, इससे पहले कैसे चेक करना है, इनको प्लस करेंगे, किस किस को, 4, 6 और 5 को, 4, 10 और 5 15, तो योगफल 15 आया, तो 3 से इसमें भाग लगा देंगे, 5 है 15, तो 3 से इसमें पूरा पूरा भाग चला गया, यानी इसका मतलब क्या है, 465 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब कोई और बड़ी संख्या आ जाए आपके सामने, मान के चलिए, तो इसमें 3 से भाग जाएगा तो नहीं जाए, कैसे चेक करेंगे, इन सभी को प्लस करें, 1 और 3 4, 4 3 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15, तो 15 3 के पाड़े में आते हैं, 3 5 15, तो जब योगफल 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। सरल है। आगे हम बढ़ते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि अंतिम कितने अंक, अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक या तो 4 से विभाजित हों, कोई भी संख्या दी है उसके अंतिम 2 अंक या तो 4 से विभाजित हों, या फिर अंतिम 2 डिजिट पर क्या 0 0 तो भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण से समझे हम एग्जाम्पल के थ्रू, कोई संख्या आपके सामने लिखी है, मान के चलिए इस प्रकार से, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, तो आपको इस पूरे में नहीं देखना, आपको लास्ट में 2 अंक चेक करें, 64, इसमें 4 से भाग लगाएं तो जाएगा क्या, 4 से लगाएं, 4 एकम 4, 2 बचे 24, 4 5 20, 4 से 24 यानी चला गया। तो लास्ट 2 अंक पे जब भाग चला गया तो पूरी संख्या में भी 4 से भाग चला जाएगा। या फिर आपके सामने इस प्रकार से कोई और बड़ी संख्या है, ठीक है, तो जिसमें सिर्फ लास्ट में 2 अंक 0 देखें तो इस पूरे में भाग नहीं लगाना, तो आप बता पाएंगे या फिर सॉल्व करेंगे जब कैलकुलेशन, तो आपको पता रहेगा इसमें 4 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं विभाज्यता के नियम। अब आगे हम बात करें, चौथा नियम कौन सा है, 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, 5 लिखा, यानी 5 से विभाज्यता का नियम। आप देखेंगे कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक देखें, या तो 0 मिले या फिर 5 मिले, ठीक है, या तो 0 हो या फिर 5 हो अंतिम अंक, तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल बात करें, अंतिम अंक देखा 0, तो इस संख्या में 5 से डेफिनेटली भाग लग जाएगा। अब मान के चलिए कोई और संख्या है बड़ी, ठीक है, कुछ भी संख्या हो सकती, कितनी भी बड़ी हो, कोई टेंशन नहीं लेना, बस आपने देखा अंतिम क्या है, या तो 0 या 5, इसमें 5 है तो इस पूरी संख्या में किससे भाग जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे हम बढ़े, 6 से विभाज्यता का नियम। अब दोस्तों 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या है, जो भी एग्जाम्पल दिया उसमें 2 और 3 से भाग चला जाए तो उसमें 6 से भी भाग चला जाएगा। 2 और 3 से विभाज्यता का नियम देख ही चुके, पहले 2 से चेक करना पड़ेगा और फिर 3 से, दोनों से चला जाए तो उसमें 6 से ही भाग चला जाएगा। इस उदाहरण से समझिएगा, उदाहरण आपके सामने लिखें, 3 6 9 1 2। अब पहले 2 से इसमें चेक करें, 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि या तो 0 इकाई के स्थान पर या कोई सम संख्या, तो आपको दिख रही सम संख्या, तो 2 से तो इसमें भाग चला गया। 3 से और चेक करेंगे, 3 से कैसे चेक करेंगे, प्लस करना पड़ेगा, 3 6 9 9 दूनी 18 और 1 19, 19 2 21, तो 21 आया, तो 21 में 3 से भाग चला जाएगा, 3 7 21, यानी जो संख्या दी है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो गई, तो ये 6 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। इसी प्रकार से कोई और भी एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, जिसमें कि क्या होगा कि वो संख्या 2 और 3 से विभाजित यदि हो रही हो तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, आगे छठा नियम है 7 से विभाज्यता का नियम। इसको समझना थोड़ा सा डिफरेंट है, 7 से विभाज्यता का नियम। जैसे कि इसको डायरेक्ट संख्या से समझाता हूँ। आपके पास जैसे संख्या लिखी है, ठीक है, 2429, अब इसमें 7 से भाग जाएगा तो नहीं जाएगा, इसको कैसे चेक करेंगे,
सिंपल है, जो अंतिम अंक है कितना है 9, इसको 2 गुना कर दें, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। अंतिम अंक को 2 गुना करें और शेष कितना बचा है यहाँ पे 242। तो अंतिम अंक को 2 गुना करके जो शेष अंक है उससे इसको माइनस करें, कितना आएगा 12 से 8 जाएंगे 4, 3 से 1 जाएगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो कितना आया यहाँ पे 224। अब सिर्फ 224 में आप 7 से भाग लगा के चेक करना है। 7 × 21, 1 बचा 7 दूनी 14। तो जो आपका यहाँ पे माइनस करने पर संख्या आई तो उसमें 7 से भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 7 से भाग जाएगा। थोड़ा सा अलग है नियम, इसको चाहें तो याद रख लें, या फिर जब भी 7 से भाग लगाने की संख्या में डायरेक्ट भी लगा लें, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं साधव विभाज्यता का नियम। साधव विभाज्यता के नियम में देखेंगे हम 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम दोस्तों बहुत सरल है। आप देखेंगे, देखिए जैसे 4 का विभाज्यता का नियम था, सेम 8 से, इसमें अंतिम 3 अंक देखेंगे। अंतिम कितना 3 जो अंक है उसमें यदि 8 से भाग जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है 8 से या तो भाग जाए या फिर अंतिम 3 डिजिट 00 दिखाई दे तो उस संख्या में हमेशा 8 से भाग चला जाएगा। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल लिखें, जैसे कि 25, 71 और 92, ठीक है। अब इस संख्या में 8 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा कैसे चेक करें, अंतिम 3 संख्या देख ली 192, तो इसमें सिर्फ 8 से भाग लगा के चेक करिए। 8 दूनी 16, 3 बचे कितना हो जाएगा 32, 8 चुके 32। तो अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। या फिर आपके सामने कोई और संख्या आती, ठीक है, जिसमें क्या होता अंतिम 3 डिजिट 0 दिखाई दें, तो ये संख्या भी कैसी होगी 8 से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है ना। और आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो नीचे कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताना। चलिए आगे हम 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। अगला देखिए, अगला कौन सा 8वां पॉइंट रहेगा, लेकिन नियम रहेगा 9 से विभाज्यता का। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, इसको ध्यान समझना। जैसे 3 से विभाज्यता का नियम है वैसे ही 9 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का हम क्या देखेंगे, योगफल करेंगे, योग करेंगे। यदि वो 9 से क्या है विभाजित है, यदि योगफल 9 से विभाजित है, फिर जो भी संख्या होगी वो 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कोई संख्या ले लें 2, 9, 0, 3, 4, इसमें चेक करें। देखिए पहले योगफल करना है, यानी कि इनको प्लस कर देना, 2, 9, 0, 3, 4, कितना हो जाएगा 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14, 4, 18। तो योगफल 9 से विभाजित है क्या, 9 दूनी 18 विभाजित है, तो विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। बिल्कुल एज अ टेस्ट 3 के नियम जैसा है, बस इसमें जोड़ना है और अंकों के योगफल को 9 से विभाजित करके चेक करना है। अब आगे हम बात करें कि 9वां पॉइंट होगा, लेकिन 10वां विभाज्यता का नियम होगा, ठीक है। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, बहुत सिंपल है। इसमें इकाई का अंक है, बस आपके लिए 0 दिख जाए तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पर देखें, कोई भी संख्या ले लीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस आखिरी में 0 दिखी तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो 11 से विभाज्यता का नियम है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, विभाज्यता का नियम, ठीक है। 11 से विभाज्यता के नियम को ध्यान से समझना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसको सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम समझाता हूँ। जैसे कि 7, 1, 2, 7, 3, 6, 2, इस प्रकार से कोई संख्या है मान के चलिए आपके सामने। इसको कैसे चेक करेंगे, इसमें 7 से 11 से भाग जाएगा तो वह नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर सम और विषम अंकों का आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पहला स्थान, ठीक है, पहला क्या होगा, जैसे एक क्या होता है विषम स्थान, फिर 1 के बाद 3, ये भी विषम, 3 के बाद चौथा 5वां विषम, छठा 7वां, 7वां विषम, ठीक है। मैं नंबर दे देता हूँ आपको समझाने के, 1 तीसरा स्थान, 5वां स्थान और 7वां स्थान। तो कैसा विषम स्थान, 1, 3, 5, 7 विषम स्थान। बाकी जो बचे सम स्थान है, दूसरे नंबर पर है, फिर चौथे नंबर पर और फिर छठे नंबर पर संख्याएं। तो 2, 4, 6 स्थान कैसे होंगे, सम स्थान। अब कुल मिलाकर बात इसमें है कि विषम स्थानों का योग करें अलग से। विषम स्थान कितने हैं, 2, 3, देखिए 2, 3, फिर 2, फिर 7, तो इनको अलग प्लस करना है। 2 या एक संख्या को छोड़कर आप कर सकते हैं, 2, 3, फिर 2 और 7, इनको अलग प्लस करें और बीच में माइनस लगाएं और बाकी जो बची संख्या उनको अलग प्लस करें। 6, 7, ठीक है, 6 + 7 + 1
यानी कि सम स्थानों पर संख्याओं का योग अलग करना है। अब इनको करेंगे 2 3 5, 5 2 7, 7 5 12 और ये कितने हो गए 6 और देखिए इसको ऐसा कैसे भी प्लस कर लें 7 दूनी 14। तो इनको आप माइनस कर रहे हैं तो देखिए 14 में से बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप 14 में से 12 माइनस हुए कितना बचा -2। तो आपको हमेशा इसमें 11 से विभाजित नियम में देखना पड़ेगी कि सम स्थानों पर जितनी संख्या उनका प्लस और विषम स्थानों पर जो संख्या है उनका प्लस। अब इन दोनों का डिफरेंस अंतर देखना है। अंतर हमेशा या तो 0 आए या फिर 11 का क्या है गुणनफल। 11 का गुणनफल क्या होगा 11 दूनी 22, 33, 44, 55 इस प्रकार से आए तो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा 11 से विभाजित नहीं होगी। तो इस कंडीशन हमने देखा -2 आ रहा है तो -2 यानी कि ये वाली संख्या कैसी है 11 से विभाजित नहीं होगी। यदि अंतर 0 आता या फिर क्या आता दोस्तों गुणनफल जो 11 का गुणनफल आता तो संख्या 11 से विभाजित हुआ। जैसे कि हम कोई और संख्या इसमें देख सकते हैं, जैसे कि एक और देखिए 7 1 2 7 3। देखिए यही संख्या 11 से थोड़ा सा इसमें देख लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ थोड़ा सा इसको। देखिए 7 1 2 और 7 3, ठीक है, सेम संख्या हो जाएगी यहाँ पे। तो एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है जोड़ने पर। देखिए पहले यहाँ पर 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 7 14, ठीक है। तो 14 आ गए यहाँ पर, ठीक है। किसी को भी आगे पीछे जोड़ सकते हैं आप, एक बार चेक ज़रूर कर लें। मैंने इसको जोड़ा, अब एक यहाँ से जोड़ना है, एक एक अंक छोड़ के 6 और 7 6 2 12 13 और 1 14। दोस्तों यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है तो देखें यहाँ पे जोड़ें। देखिए 2 3 5, 5 2 7, 7 2 14, देखिए 14 आया था। इस प्रकार से परीक्षा में भी आपसे मिस्टेक हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करें। तो यहाँ से आपको सीख भी मिल गई। देखिए यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14, अंतर करा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। 0 11 गुणनफल आया, यानी कि संख्या कैसी है 11 से विभाजित है। तो दोनों चीज़ें मिल गई। यहाँ पे -2 आता तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होती। तो इस प्रकार से छोटी छोटी गलती आप मत करिएगा, अभी करते हैं तो प्रैक्टिस कर लेना। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे मैंने आपको संख्या पद्धति के जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन्हीं की बात कर रहे हैं, वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश की है। अब आपको जो चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। वर्ग 3 की जो गणित है और अन्य विषय मैंने कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको भी आप समय से पहले चूँकि पढ़ सकते हैं। एक दिन में 3 4 4 वीडियोस देखेंगे तब भी आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये महामैराथन क्लास आपके लिए कैसी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बता देना, ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए क्लास आगे रेगुलर कर पाऊँ। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको फास्ट रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स है, वो आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।